नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अफगानिस्तान में तालिबान फिर आ गया है। तालिबान राज के लौटने ने वहां के हालात को बद से बदतर बना दिया है। आज काबुल एयरपोर्ट पर जो सीन दिखा है उसने तालिबान राज के खौफ को दिखा दिया है। आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में जो होने वाला है उसका ट्रेलर ही परेशान करने वाला है। अफगानिस्तान में तालिबान राज के रिटर्न के बाद भारत के सामने अचानक बड़ा कूटनीतिक और सिक्योरिटी चैलेंज आ गया है। बीते कुछ हफ्तों में जब तालिबान मजबूत हो रहा था तभी से भारत अफगानिस्तान के मद्देनजर बैठकें कर रहा था, लेकिन वहां बीते 2 से 3 दिनों में जो माहौल बदला और जो धड़धड़ाता हुआ तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज हो गया है उसके बाद से भारत की चुनौती बढ़ गई है। तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन है। चीन का भी बयान आ चुका है कि वो तालिबान के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहता है। इसीलिए आज दंगल में हम सवाल उठा रहे हैं कि लौट आया तालिबान, क्या करेगा हिंदुस्तान? पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद शुरू करेंगे आज की बहस। जैसे कोई आंधी आई और मध्ययुगीन समय में लौट आया हो अफगानिस्तान। काबुल पर तालिबान के कब्जे के 24 घंटे के भीतर वहां से भागने की जद्दोजहद ने ऐसा मंजर पैदा किया जिसकी कोई दूसरी मिसाल बीते दशकों में नहीं मिल सकती। काबुल एयरपोर्ट पर आए अमेरिकी मिलिट्री विमान में सवार होने की जद्दोजहद में लोग अपनी जान भी दांव पर लगा रहे हैं। इस अफरा तफरी के बीच गोलियां भी बरसी। किसने चलाई, किस पर चलाई और क्यों चलाई, इन सवालों का जवाब किसी को नहीं पता। लेकिन लोगों की मौत और उनके घायल होने की विभत्स तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। रविवार दोपहर काबुल पर नियंत्रण के बाद से ही अफगानिस्तान में खौफ है। काबुल का चप्पा चप्पा अब तालिबान के हुक्म मानने को मजबूर है। I'm in Demazang area. This is the commander of Kabul. You see in the picture. And now the Taliban members walking Demazang area. It's the commander of Kabul. So all of police of the Kabul controlled by this commander. See the Taliban in Demazang. You see the picture of Commander Kabul. Just look at the picture. There the Taliban. वहां के प्रेसिडेंट पैलेस पर कब्जे के बाद तालिबान ने नई शासन व्यवस्था जल्द सामने रखने की घोषणा कर दी है। वटोल अफगानिस्तान मुसलमान मिलत ददागा द्रोनो फतह मुबारकी वायु خصوصا د کابل شاریانو او اوسیدونکو ته او ورپسې خپلو مجاهدینو ته دا توصیه او وړاندیز کوو چې موږ تاسو دغه حال ته ورسېدو چې هغه هیڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیابه کېږو، خو دا د الله پاک نصرت او مدد و چې الله پاک دغسې فتوحات او دغه کامیابیانې چې په دنیا کې یو مثل نشته نن ورځ زموږ تاسې پر لاس باندې راوستلې। अफगानिस्तान में शांति के लिए भारत ने बीते 20 वर्षों में बड़ा निवेश किया है, लेकिन भारत के सामने अब सुरक्षा के साथ साथ कूटनीतिक चैलेंज है। तालिबान के पाकिस्तान से संबंध और चीन ने भी अपने ताजा बयान में कहा है कि वो तालिबान से दोस्ताना संबंध रखने का इच्छुक है। काबुल में जब अपने अपने राजनयिकों को निकालने की कोशिश हर देश कर रहा है, चीन के दूतावास में सोमवार को भी कामकाज हुआ है। इन परिस्थितियों में भारत क्या करेगा? पड़ोस में चीन, पाकिस्तान के बाद तालिबान है। आज तक ब्यूरो। चीन पाकिस्तान के बाद अब पड़ोस में तालिबान। आप सोच सकते हैं हिंदुस्तान के लिए कितनी बड़ी चुनौती। वैसे अफगानी आदमी के बस्ती में घुसे आदमखोरों से बचने के लिए, एक एक सांस के लिए लड़ते रहने के लिए, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, परिवार को जिंदा रखने के लिए, तालिबानियों से बच के भाग जाने के लिए, इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है? जिस तरह की तस्वीरें आप मेरे आसपास देख रहे हैं, अफगानिस्तान के ये आम लोग हैं, लेकिन दुनिया के इतिहास में इससे दर्दनाक दृश्य की कल्पना नहीं हो सकती।
दर्द बनकर दर्ज हो रही हैं इतिहास में ये तस्वीरें, लेकिन इनमें बेबसी है, बदहाली है, बदहवासी है। काबुल एयरपोर्ट पर एक विमान उड़ने की तैयारी में था। कुछ किस्मत वाले विमान के अंदर थे, कुछ बदकिस्मत विमान से चिपके हुए थे कि किसी भी तरह यहां से उड़ चले। विमान तो उड़ा, मगर कईयों के लिए यह आखिरी उड़ान साबित हो गया। जिस जिंदगी के लिए सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़कर ये उड़ चले थे, उसने भी साथ छोड़ दिया और आसमान से ये नीचे धड़ाम पर आ गिरे। रनवे पर दौड़ती हुई जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बस एक ही पुकार कि कोई तो बचा लो हमें। ये तस्वीरें एक सभ्य मुल्क को शर्मसार करती हैं। एक देश दम तोड़ रहा है और सभी खामोशी की चादर ओढ़े हुए हैं। तालिबानी शासन से भारत पर अब क्या होगा असर, क्योंकि तालिबान ने एक बड़ा मैसेज जिस तरह का देने की कोशिश की है, यकीनन इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया स्तब्ध है और अफगानिस्तान के लोग बेबस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हिंदुस्तान का अब अगला कदम क्या होना चाहिए, भारत को किस तरह से फूंक फूंक कर अपने कदम आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है, इन्हीं तमाम विषयों पर, क्योंकि हमारे लिए परिस्थितियां अब विकट हो चली हैं, चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सामरिक मामलों के जानकार सुशांत सरीन हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट डॉक्टर निशिकांत ओझा। लेकिन सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए जफर इस्लाम साहब, चूंकि पूरा मुल्क ये जानना चाहता है कि हिंदुस्तान सरकार क्या कर रही है अपने लोगों को लाने के लिए, कितने लोग अभी भी अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के फंसे हुए हैं, उनके लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द सुरक्षित उनकी स्वदेश वापसी हो पाए। जफर इस्लाम जी। देखिए चित्रा जी, आपने सही कहा, सबसे बड़ी प्राथमिकता देश की सरकार के लिए है कि हमारे जो लोग भी फंसे हैं वहाँ पर, चाहे जो भी हिंदुस्तानी है वहाँ फंसा है या हिंदुस्तानी ओरिजिन का है वो फंसा है, उसको लाने की हर वो पेशकश की जाएगी और की जा रही है हम सरकार द्वारा, ताकि वो सुरक्षित आ सके। और उसके लिए हम पूरी कोशिश जो है वो कर रहे हैं। सरकार पूरे तौर से लगी हुई है। हम लोग एम्बेसी वहाँ पर पूरी जानकारी सब लोगों से कॉन्टैक्ट कर रही है और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि जितने भी हिंदुस्तानी वहाँ पर हैं उनको सुरक्षित लेकर हिंदुस्तान वापस लाया जाएगा। ये हमारे सरकार की जो इतने दिनों से जो हमारी सरकार की जो हमने जो इन्वेस्ट किया है, टाइम, एफर्ट, एनर्जी और पैसे जो वहाँ लगाए हैं काबुल में, एक सरकार के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक जो है वो क्रेडिबिलिटी वहाँ पर बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि अभी अफरा तफरी का वहाँ थोड़ा आलम है, लेकिन हमारे लोग सुरक्षित हैं और हम लोगों को सुरक्षित यहाँ लेकर आने के लिए हर वो कदम उठाएंगे जिससे हमारे विमानों की उड़ानों को रद्द किया गया है तमाम मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर। इस वजह से ये सवाल मैंने पूछा था। कोई स्पेसिफिक आंकड़ा आपसे आगे मैं चाहूंगी कि कुल कितने भारतीय अफगानिस्तान में इस वक्त फंसे हुए हैं, लेकिन उसके पहले अभय दुबे जी आपका एक कॉमेंट जल्दी से चाहूंगी। सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द वापस ले आया जा सके, लेकिन मौजूदा अफगानिस्तान की नीति को लेकर कांग्रेस पार्टी आखिर क्यों बीजेपी पर हमलावर है? देखिए चित्रा जी, देश अपेक्षा कर रहा था और लंबे अरसे से अपेक्षा कर रहा था कि मोदी सरकार कम से कम देश के सामने खुलकर ये बात बताए कि उनके मंतव्य क्या हैं। तालिबान जिस प्रकार से आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, मोदी सरकार का दृष्टिकोण क्या है। कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 3 दिन पहले भी जो एडवाइजरी जारी की मोदी सरकार ने, उसमें वो कह रही है कि ऑल इंडियन नेशनल्स विजिटिंग, स्टेइंग एंड वर्किंग इन अफगानिस्तान आर स्ट्रांगली एडवाइज्ड टू कीप देमसेल्व्स अपडेट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ कमर्शियल फ्लाइट्स। वो उनके खुद के भरोसे पर छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि आप अपने स्तर पर इस बात की तस्दीक कीजिए कि वहां कमर्शियल फ्लाइट आपके लिए अवेलेबल है कि नहीं। और आइए 3 एडवाइस दी, तीनों एडवाइस में इसी प्रकार की बात की। हम जानना चाहते हैं देश की सरकार से कि ऑफिशियली जून में जब ये कतर के ऑफिशियल मजीद अल कतनी जो वहां पर संघर्ष समाधान और आतंक निरोधी मध्यस्थ की भूमिका में है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया वेब कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि भारत ने 2 बार तालिबान से वहां पर दोहा में वार्ता की है और ये वही समय था जब भारत के विदेश मंत्री उस समय दोहा में थे। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने ये रिपोर्ट दी कि ईरान में जब भारत गया था वहां के राष्ट्रपति से मिलने, तब तालिबान के नुमाइंदे मौजूद थे। तो उसके बाद क्या रशिया में गया, इस पर मैं आपका जवाब लूंगी। और जो सवाल आपने खड़े किए हैं, आपने कहा है कि दरअसल तालिबान से वहां पर भारत सरकार के नुमाइंदों की ओर से बातचीत की गई है। जफर इस्लाम उसका जवाब देंगे, लेकिन सुशांत सरीन जी, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, यकीनन वो बहुत ज्यादा भयावह है। मैं आ रही हूँ जफर साहब, एक एक कमेंट बाकी मेहमानों का भी ले लूं, मैं फौरन आऊंगी आपके पास। उसके बाद 10 सेकंड ठीक है, बोलिए। 10 सेकंड बोल लीजिए, 10 सेकंड बोल लीजिए। मैं बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे जो प्रवक्ता है कांग्रेस के,
ऐसे मौके पे जब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सबको उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए, लोगों को इवैक्यूएशन की जो प्राथमिकता होनी चाहिए, सरकार पूरे तौर से लगे। सरकार के मंत्री ने अभी भी स्टेटमेंट दिया कि हमारी प्राथमिकता है कि वहां से सारे लोगों को यहाँ निकालना और सुरक्षित लेकर आना है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। ऐसे में ये इस तरह के जो बात कर रहे हैं उससे साफ समझ में आता है कि हर वक्त नहीं किया ना जफर इस्लाम साहब, आपने नहीं किया। राजनीति देखते हैं, जून से आप नहीं राजनीति तालिबान से बात हमने करने में, एक मिनट दुबे जी शर्म आना चाहिए आपको, शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। इस वक्त आप राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे राजनीति का वक्त है, देखिए ये राजनीति का वक्त है। अरे राजनीति का पॉलिटिक्स कर लीजिएगा कभी आप। देखिए मैं आप इस मुद्दे में कोई तू मैं नहीं, लेकिन मैं आपको आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस प्रवक्ता को देखिए, देश के लोगों की चिंता सरकार कर रही है। देश के आप बार बार एक्सपोज होते हैं कि आपकी एक ही चिंता रहती है, किसी भी तरह से आप राजनीति कर लोगों के तकलीफ में एक एक करके हम अपनी बात रखेंगे। एक मुल्क किस तरह से किस मुहाने पर खड़ा हुआ है, थोड़ी सी संवेदनशीलता और गंभीरता उस मुल्क के आम लोगों के लिए भी हम दिखाएं प्लीज सर, आप दोनों लोगों के लिए भी, और थोड़ी सी हम उन लोगों के बारे में चिंता करें जो हमारे भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। मुझे लगता है ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। आप दोनों लोगों से ये गुजारिश है, प्लीज सर, आप दोनों ही लोगों से मेरी गुजारिश है। सुशांत सरीन जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि सभ्यता के तमाम शिलाखंडों को चकनाचूर करती हुई जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, उसने कितना बेबस कर दिया है आम अफगानिस्तान के लोगों को। वो तस्वीरें एक सभ्य समाज पर तमाचा भी हैं। ये देखिए किस तरह से एयरफोर्स का ये विमान आगे की ओर बढ़ता हुआ और लोग भाग रहे हैं बेबस, ताकि कोई तो उन्हें उड़ा ले चले। कुछ लोग जो विमान के यदा कदा चढ़ गए थे, जब ऊपर पहुंचे तो वहां से वो धड़ाधम नीचे गिरते हैं। ये तस्वीरें बेचैन करती हैं। इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी और इसके साथ ही जानना चाहूंगी, पाक चीन गठजोड़ के कारण अफगानिस्तान उनके नजदीक जा सकता है। हालांकि अफगानिस्तान की ओर से, तालिबान की ओर से यह कहा गया है कि वो भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन चुनौतियां हिंदुस्तान के मद्देनजर किन किन मोर्चों पर अब खड़ी होने वाली हैं? सुशांत जी। चित्रा जी, पहली बात तो ये है कि मैं अब जो आपका दूसरा सवाल था मैं उस पर बात पे आता हूँ, जो चीन और पाकिस्तान का था। लेकिन देखिए जो मंजर हमारे को नजर आ रहा है, खास तौर पर जो एयरपोर्ट का, वो तो एक अपनी कहानी अपने आप ही बताता है कि जो ये फलसफा लोगों ने बनाया था कि भाई तालिबान बिल्कुल बदल गए हैं, एक नए स्वरूप में तालिबान आ रहे हैं और कोई चिंता की विषय नहीं है वगैरह वगैरह। और खास तौर पाकिस्तान जो ये प्रचार कर रहा था कि ये उन्होंने अपने देश को, और हमारे यहाँ पर बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो ये प्रचार कर रहे हैं कि जी ये तो उनको आजाद करवा लिया है तालिबान ने। भाई अगर इस तरीके की आजादी है जिसको लोग छोड़ छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे हैं और इतने डेस्परेट हैं कि मूवी के हीरो की तरह वो प्लेन में लटक करके उड़ना चाह रहे हैं, तो फिर आपको खुद ही ये बात पता लग जाती है कि वो कितना उनका कॉन्फिडेंस है उस जो नई हुकूमत आई है या जो अमारात बना है वहां पर, उसमें कितना कॉन्फिडेंस है और उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है उससे, या कितना खौफ है उनको। तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि जो भारत ने जो एडवाइजरीज इश्यूज की थी, देखिए कोई मजाक में नहीं एडवाइजरीज इशू की जाती, बड़ी संजीदगी से लेनी चाहिए। लगातार वो बोल रहे हैं कि भैया आप थोड़ा संभाल के रहिए वहां पर, आप वहां से निकलने की कोशिश करिए, जितनी जल्दी हो सकता है निकल जाए। हर बारी जब कोई इस तरीके की सिचुएशन आती है तो आप स्पेशल जहाज नहीं भेजा जा सकता। आपके पास जब कमर्शियल जहाज वहां पर अवेलेबल थे, 2 या 3 फ्लाइट रोज की आ रही थी, तो लोगों को वहां से निकल जाना चाहिए था। आपको ये पॉसिबल नहीं होता कि जब हालात काबू के बाहर हो जाए तो सरकार के पास क्या विकल्प है, वहां पर कहां जाएंगे वो? अगर हवाई अड्डा बंद हो गया तो कैसे निकालेंगे लोगों को? जब इतने दिन से उनको वार्निंग दी जा रही थी कि निकलिए निकलिए निकलिए, तो क्यों नहीं निकल रहे थे? ये जरूरी तो नहीं है ना कि हर बारी कोई स्पेशल फ्लाइट जब तक ना जाए तब तक निकलेंगे नहीं। तीसरी चीज, जहां तक चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ है, ये देखिए ये तो हमको पहले से पता है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से समर्थन किया, चीन किस तरीके से पाकिस्तान के सर के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है, और चीन और पाकिस्तान कैसे अफगानिस्तान पे काबिज जो ये तालिबान हैं उनके जरिए अपना काम सीधा करवाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। हमारे लिए जो चुनौती होगी वो एक तो होगी आतंकवाद को लेकर के। क्या तालिबान ने जो दुनिया भर में आश्वासन दिया है
कि वो किसी आतंकी गुट को वहां पर पलने नहीं देगा, उनको वहां पर काम नहीं करने देगा, उनके ऊपर लगाम कसेगा। क्या वो सच्ची बात होगी या नहीं होगी? मेरे ख्याल इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि अभी तक तो हमने ये देखा है कि उन्होंने अपने रिश्ते उनके साथ नहीं तोड़े। वो सारे के सारे जो जंगजू थे वो तालिबान के साथ लड़ाई भी लड़ रहे थे और उनका बड़ा क्लोज सहयोग है तालिबान के साथ। अब सडनली क्योंकि इनके पास सत्ता आ गई है, तो क्या वो उन सबको बंद कर देंगे या अब उनके साथ वो वही रवैया करेंगे जो इन्होंने तालिबान के साथ किया, यानी कि इनकी मदद करेंगे? बिल्कुल सर। तो मेरे ख्याल उस पर निर्भर करेगा कि आगे के हालात कैसे पैदा होंगे, और वो फिर सिर्फ भारत के लिए चुनौती नहीं होगी, वो तमाम और जो देश हैं जिसमें चीन भी इंक्लूडेड है, जिसमें ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, लेकिन चीन तो स्वागत कर रहा है, वो कह रहा है कि वो तालिबान से अच्छे रिश्ते चाहता है। चीन की ओर से तो बयान सामने आ चुका है। अभी हिंदुस्तान ने हालांकि इस पूरे मामले में खामोशी बरत रखी है। चित्रा जी देखिए, ऐसे है, चीन की तरफ से जो बयान आया है वो इसकी भूमिका जो है वो काफी दिन से बांध रहे हैं। मेरे ख्याल एक हफ्ते से उनके जो अखबार हैं उसमें अब लेख शुरू हो गए थे, तमाम खबरें आनी शुरू हो गई थी कि अगर तालिबान काबिज हो जाते हैं काबुल के ऊपर तो वो उनको स्वीकार कर लेंगे। और पाकिस्तान की भी यही चाल थी कि जितनी जल्दी हो सके तालिबान काबुल के ऊपर काबिज हो जाए, क्योंकि अगर कहीं पे ये हुआ कि 3-6 महीने का कोई युद्ध विराम हो गया या कुछ हो गया तो सारा का सारा पासा पलट सकता है। लेकिन पाकिस्तान तो अपने मंसूबे में कामयाब हो गया, यहीं से अब हिंदुस्तान के लिए चुनौतियां शुरू हो जाती हैं। शंकर प्रसाद जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार फिर से वो तस्वीरें देश के सामने रखा जाए। क्या हम कल्पना भी कर सकते हैं कि आज की तारीख में जब दुनिया भर के तमाम मुल्क तेज गति से विकास के नए नए पैमाने गढ़ रहे हो, उस समय एक देश एक एक सांस के लिए लड़ रहा हो? वो दोनों ही तस्वीरें सामने रखिए, जिसके जरिए हम समझ पाएंगे कि किस तरह से अपनी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद में आम अफगानिस्तान के नागरिक लगे हुए हैं ताकि तालिबान से वो बच जाएं, उनके चंगुल से वो मुक्त हो जाएं। आप देखिए, दौड़ते भागते ये आम अफगानिस्तान के मासूम नागरिक हैं। जरा सोचिए, एक प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो आगे पीछे प्लेन के बाहर, जो खुशनसीब थे वो तो अंदर सवार हो गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बदनसीब रहे जो बाहर जहां तहां लटकते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बस दीवारों पर किसी भी तरह से वो चिपक जाना चाहते हैं, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। कुछ लोग चिपके भी ऊपर की ओर, ये प्लेन टेक ऑफ किया, लेकिन ऊपर से कई ऐसे चेहरे रहे जो धड़ाधड़ नीचे की ओर गिरते हुए चले गए और उनकी जान चली गई। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि वहां पर हालात कितने भयावह हो चले हैं। इन तस्वीरों के जरिए यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि कहीं से कोई तो उम्मीद दिखे जो जिंदगी बचा ले, लेकिन उस तरह की उम्मीद आम अफगानिस्तानी नागरिक के सामने आखिर दिखाई क्यों नहीं दे रही है? दुनिया के मंच पर अजीब सी खामोशी है जिसको वहां का आम नागरिक देख रहा है और अपने आप को आज की तारीख में बहुत ज्यादा असहाय महसूस कर रहा है। उड़ते हवाई जहाज से गिरते हुए 3 लोगों की तस्वीरें आपके सामने है। शंकर प्रसाद जी, इन तस्वीरों पर आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगी, और साथ ही हिंदुस्तान के मद्देनजर किन किन मोर्चों पर चुनौतियां आप खड़ी और बड़ी हो गई हैं, उसके बारे में आप विस्तार से बताइए। शंकर प्रसाद जी। 3 बातें बतानी है आपको। सबसे पहले तो आपने पूछा कि जो चित्र आप दिखा रही हैं इस पर क्या रिएक्शन है। ये तो बहुत एक प्रिमिटिव टाइप का रिएक्शन है। मैं समझता हूं कि लोग जिस तरह एक बस के पीछे भागते हैं या बंबई में लोकल ट्रेन के पीछे भागते हैं चढ़ने के लिए, वो नज़ारा नजर आ रहा है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि हवाई जहाज है, जमीन पर नहीं चलेगा, ऊपर आसमान में उड़ेगा। अगर हम बाहर रहेंगे तो इसमें गिरने का खतरा 100% है और हम मरेंगे इससे। तो ये तो बहुत बेवकूफ़ी की बात दिख रही है। लेकिन इसके जो पीछे एक और बड़ी बात बताना चाहता हूँ वो ये है, तालिबान ने अमेरिकन को इजाज़त दे रखी है कि वो अपने जहाज़ काबुल में लैंड कर सकें और टेक ऑफ कर सकें, जिससे कि अमेरिकन सिटीजन्स को वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि तालिबान ये नहीं चाहता कि अमेरिकन के ऊपर वहाँ कोई हमला करके उनको मार दिया जाए। तो जितने अमेरिका के वर्कर्स थे, जितने अमेरिका का स्टाफ और सपोर्टर्स थे, उनके लिए वो जहाज़ लैंड हो रहा है। इससे क्या साबित होता है कि अमेरिकन ने पूरा कब्जा कर रखा है काबुल एयरपोर्ट पे, लेकिन वो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वहाँ लोग कौन हैं। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है मरे जिए, उसका उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको सिर्फ ये इंटरेस्ट है कि हमारे जहाज आते रहें और उड़ते रहें और हमारे जिनको यहाँ से इवैक्यूएट करना उनको हम इवैक्यूएट करें, बाकी अफगान मरें तो मरे हमारी बला से। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो आपने पहला सवाल उठाया था कि भारत ने ये क्यों, आपको मालूम है कि आज जो एयर इंडिया की फ्लाइट जानी थी वो कैंसिल हो गई। क्यों कैंसिल हो गई? क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट आर नॉट अलाउड टू लैंड देयर। वहां पे सिर्फ मिलिट्री एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं।
तो अब हमारी कमर्शियल फ्लाइट तो फिलहाल बंद है, कब खुलेंगी नहीं खुलेंगी इसका तो मालूम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कोई उम्मीद नहीं थी। मैं समझता हूं कि बहुत लोगों को, हम में से जो, लेट मी से माई सेल्फ, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि तालिबान इतनी जल्दी कब्जा कर लेगा। बिडेन साहब का एक बयान आया था कुछ 2-4 दिन पहले कि हो सकता है 60 दिन में हो सकता है 30 दिन में हो, लेकिन ये तो 3 घंटों 3 दिन में हो गया सब कुछ, मामला खत्म। तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी यहां पर हो जाएगा। इसी वजह से भारत इनको इवैक्यूएट नहीं कर पाया। अब इवैक्यूएशन करना बहुत कठिन हो रहा है। अगर कोई इजाजत देगी, तालिबान को इजाजत देगी, जब अमेरिका का काम हो जाएगा तब शायद हमारे जहाज जाके हमारे लोगों को ला सकें, या कोई अमेरिका के वहां से जहाज हमारे लोगों को ला सके। तीसरी बात अब आपको सबसे बड़ी जो मालूम करनी है वो ये है कि इसका नतीजा क्या निकल रहा है, इसका इफेक्ट भारत पर क्या होगा, इसका इफेक्ट बाहर नेबरिंग कंट्रीज पर क्या होगा। आपको मालूम होगा शायद कि आज हमास के जो लीडर हैं उनका बरादर साहब से बातचीत हुई, आज मौलाना बरादर साहब से, जो कि वह प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनने वाले अफगानिस्तान के तालिबान की सरकार में। हमास ने उनसे बात की है, हकानी का उनके संग मेल मिलाप है, LET का उनके संग मेल मिलाप है, जैश ए मोहम्मद का उनका। इससे क्या मालूम चल रहा है आपको? इससे मालूम यह चल रहा है कि जो गढ़ बनेगा, जो सेंटर ऑफ एक्टिविटी बनेगी मिलिटेंट्स की, वो अफगानिस्तान से चालू होगी। अभी जो पाकिस्तान से हो रहा था वो अब अफगानिस्तान से होगा। इसके माने ये हैं कि अब पूरा विश्व इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फंस गया है। चाइना नहीं समझ रहा कि इसमें अल्टीमेटली चाइना का क्या नुकसान होगा, पाकिस्तान नहीं समझ रहा कि पाकिस्तान का क्या नुकसान होगा। हम भारत में तो इसको बहुत अच्छी तरह कई दिन से अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अगर तालिबान का रूल वहां पर आ गया तो भारत के लिए एक बड़ा भारी संकट खड़ा हो जाएगा, बड़ा भारी टेररिज्म का संकट। और मौजूदा स्थिति वैसी है, ये टेररिज्म की बात आपने की, समय फौरन लौटूंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, ब्रेक पर जाना है। उसके पहले मैं चाहूंगी कि डॉक्टर निशिकांत ओझा आपकी भी एक टिप्पणी हो जाए। आप काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट हैं, खासतौर से कश्मीर के मद्देनजर अब एक डर का माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद किस तरह से वहां पर स्थितियां काबू में आई हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति जो टेररिज्म के खिलाफ सरकार की ओर से अपनाई गई है, उसका असर भी वहां पर देखने को मिल रहा है। कल खुद मैं श्रीनगर में थी और मैंने देखा किस तरह से वहां पर तिरंगा फहराया गया और जमकर लोग जश्न मनाते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन कश्मीर के मद्देनजर अब स्थितियां क्या भयावह हो सकती हैं? ऐसे में हिंदुस्तान का अगला कदम क्या होना चाहिए? क्योंकि अब तालिबान का एक तरह से शासन है, तमाम दूसरे मुल्क चाहे चीन हो चाहे दूसरे तमाम मुल्क हो उस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं और कोई ऑप्शन भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर निशिकांत, ये चित्र एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड इशू बन गया है आज के समय में। और अगर बैकग्राउंड में ना जाते हुए कि 1990 में इसको बनाया गया अफगान मुजाहिदीन और इस्लामी गुरिल्ला फाइटर्स ने, और कवर्ड बैकिंग इसकी थी CIA पाकिस्तान की, ISI इंटेलिजेंस एजेंसी की। लेकिन अगर आप इस तालिबान के स्ट्रक्चर को देखिए तो इसमें जो मेजर रोल प्ले करता है वो हकानी नेटवर्क करता है, और हकानी इज बेसिकली सपोर्टेड बाय अल-कायदा। बिल्कुल, अल-कायदा ऑलरेडी पेंट्रेट कर रहा है और कश्मीर वाले इशू में उनका काफी पेंट्रेशन हो चुका है। ये एक रिपोर्ट पहले भी आई थी जिसमें हमने गवर्नमेंट को सेंसिटाइज किया था, बताया था कि हकानी नेटवर्क के थ्रू अल-कायदा को रूट करते हुए बैक एंट्री वो हमारे फुटेज हमारे सॉइल पे मारेगा तालिबान। लेकिन थिंग्स आर गोइंग लाइक, लेकिन ये बहुत ही ब्रॉडर इशू है। एज ऑन डेट अभी आज मेरी सुबह ही काबुल में बात हुई है और मॉर्निंग में मुझे ये बताया गया कि अगले 2 हफ्ते के अंदर चीजें जो है स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं और तालिबान इसको टेक ओवर करेगा और मुल्ला अब्दुल गानी बरदार जो हैं वो एज ए प्रेसिडेंट ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर अब इसका आप रिपरकशन देखिए, आज से 4 से 5 साल पहले अगर हम बात करते हैं तो चाइना, ईरान, रशिया में तालिबान का काफी फ्रिक्वेंट बहुत क्लोज एलाई हुआ और बहुत क्लोजली ये एक दूसरी कंट्रीज में ट्रेवल किए और अपने सपोर्ट में इनको तैयार किया। तो ये जो अभी हमारे काउंटर पार्ट बोल रहे थे कि चाइना ये एक जियोपॉलिटिक्स इश्यूज है, इसमें चाइना को भी बेनिफिट होगा, ईरान को भी होगा, रशिया की होगा। लेकिन एक चीज है कि इसका इम्पैक्ट इंडिया में और खासतौर से कश्मीर में आने वाले कुछ समय में दिखेगा आपको, क्योंकि तालिबान एक ऐसा इशू है, एक ऐसा टॉपिक था जिसपे हमने काफी डिबेट किया, काफी डाइसेशन किया, और डाइसेशन करने के बाद मुझे ये पता चला कि अल कायदा इज अ काइंड ऑफ अ सपोर्टर फॉर तालिबान। अगर आप कश्मीर में पहले भी देखेंगे तो वहां पर जब काफी इश्यूज हुए थे, जब ये अपना आर्टिकल 370 का हुआ था, तो वहां पर लोगों ने ISIS का झंडा अपने घरों पे लगाया था। तो वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम सिर्फ यही नहीं है, हमारे पीछे ISIS है, ISIL है, और उसके बाद ये तालिबान। इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड। और सबसे बड़ी जो एक चिंतापूर्ण वाली बात है, चिंता करने वाली बात है,
जो हमारे जो मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहां पर, पावर्स के, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के, और जो हमारी प्राइवेट कंपनीज वहां पर ऑलरेडी पार्क्ड हैं, जिनका काफी स्टेक लगा हुआ है। बिल्कुल। और वो अब डर ये लगता है कि तालिबान उसको इस तरह ब्लैकमेल करके और उसको स्टॉप ओवर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। आगे भी हम चर्चा में बढ़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद अभय दुबे जी मैं फौरन आ रही हूँ। आपने कई बार हाथ उठाया, मुझे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की वो लाइनें याद आ रही हैं जब उनकी ओर से पाकिस्तान के संदर्भ में कहा गया था कि हम अपने मित्र का चुनाव तो कर सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी का चुनाव नहीं कर सकते, इस वजह से हमें उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। अब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन, उसको लेकर हिंदुस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन किन बातों का हिंदुस्तान को ध्यान रखना होगा, अपने लोगों को बचाने के लिए क्या क्या किए जाने की जरूरत है, यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान सरकार क्या कर रही है अपने लोगों को लाने के लिए, कितने लोग अभी भी अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के फंसे हुए हैं, उनके लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द सुरक्षित उनकी स्वदेश वापसी हो पाए। जफर इस्लाम जी। देखिए चित्रा जी, आपने सही कहा, सबसे बड़ी प्राथमिकता देश की सरकार के लिए है कि हमारे जो लोग भी फंसे हैं वहां पर, चाहे जो भी हिंदुस्तानी है वहां फंसा है या हिंदुस्तानी ओरिजिन का है वो फंसा है, उसको लाने की हर वो पेशकश की जाएगी और की जा रही है हम सरकार द्वारा, ताकि वो सुरक्षित आ सके। और उसके लिए हम पूरी कोशिश जो है वो कर रहे हैं। सरकार पूरे तौर से लगी हुई है। हम लोग एम्बेसी वहां पर पूरी जानकारी सब लोगों से कॉन्टैक्ट कर रही है और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जितने भी हिंदुस्तानी वहां पर हैं उनको सुरक्षित लेकर हिंदुस्तान वापस लाया जाएगा। ये हमारे सरकार की जो इतने दिनों से जो हमारे सरकार की जो हमने जो इन्वेस्ट किया है, टाइम, एफर्ट, एनर्जी और पैसे जो वहां लगाए हैं काबुल में, एक सरकार के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक जो है वो क्रेडिबिलिटी वहां पर बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि अभी अफरा तफरी का वहां थोड़ा आलम है, लेकिन हमारे लोग सुरक्षित हैं और हम लोगों को सुरक्षित यहाँ लेकर आने के लिए हर वो कदम उठाएंगे जिससे हमारे विमानों की उड़ानों को रद्द किया गया है तमाम मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर। इस वजह से ये सवाल मैंने पूछा था। कोई स्पेसिफिक आंकड़ा आपसे आगे मैं चाहूंगी कि कुल कितने भारतीय अफगानिस्तान में इस वक्त फंसे हुए हैं, लेकिन उसके पहले अभय दुबे जी आपका एक कॉमेंट जल्दी से चाहूंगी। सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द वापस ले आया जा सके, लेकिन मौजूदा अफगानिस्तान की नीति को लेकर कांग्रेस पार्टी आखिर क्यों बीजेपी पर हमलावर है? देखिए चित्रा जी, देश अपेक्षा कर रहा था और लंबे अरसे से अपेक्षा कर रहा था कि मोदी सरकार कम से कम देश के सामने खुलकर ये बात बताए कि उनके मंतव्य क्या हैं। तालिबान जिस प्रकार से आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, मोदी सरकार का दृष्टिकोण क्या है। भाई दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कि 3 दिन पहले भी जो एडवाइजरी जारी की मोदी सरकार ने, उसमें वो कह रही है कि ऑल इंडियन नेशनल्स विजिटिंग, स्टेइंग एंड वर्किंग इन अफगानिस्तान आर स्ट्रांगली एडवाइज्ड टू कीप देमसेल्व्स अपडेट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ कमर्शियल फ्लाइट्स। वो उनके खुद के भरोसे पर छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि आप अपने स्तर पर इस बात की तस्दीक कीजिए कि वहां कमर्शियल फ्लाइट आपके लिए अवेलेबल है कि नहीं। और आइए 3 एडवाइस दी, तीनों एडवाइस में इसी प्रकार की बात की। हम जानना चाहते हैं देश की सरकार से कि ऑफिशियली जून में जब ये कतर के ऑफिशियल मजीद अल कतनी जो वहां पर संघर्ष समाधान और आतंक निरोधी मध्यस्थ की भूमिका में है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया वेब कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि भारत ने 2 बार तालिबान से वहां पर दोहा में वार्ता की है और ये वही समय था जब भारत के विदेश मंत्री उस समय दोहा में थे। अफगानिस्तान अपनी बेबसी पर रो रहा है और दुनिया के तमाम मुल्कों में अजीब सी खामोशी है, जिस बात को लेकर लगातार चर्चा में जारी थी कि आखिर भारत के लिए सबक क्या है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बता दें, काबुल में उतरा एयरफोर्स का विमान C-17 ग्लोब मास्टर। चूंकि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में और इस वजह से उन सभी को निकाले जाने की कोशिश कवायद के तहत भारतीय नागरिकों को लाने के लिए भेजा गया है। ये विमान, आपको बता दें, जो आंकड़ा मेरे पास है, 400 भारतीय तकरीबन काबुल में फंसे हुए हैं, जिनमें दूतावास के कर्मचारी भी शामिल हैं। और दोपहर को ही काबुल दिल्ली के बीच सभी उड़ानें जो प्राइवेट उड़ानें थी या फिर कमर्शियल थी, उन सभी को रद्द कर दिया गया था। यहां तक कि भारत ने अफगानिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल भी रोक दिया है और अमेरिका दिल्ली के बीच एयर इंडिया की फ्लाइट अलग रूट का इस्तेमाल करती हुई जा रही है। लेकिन बड़ी खबर यह है, काबुल में उतर गया है C-17। अब जाहिर तौर पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको इसके जरिए टेक ऑफ कराया जाएगा ताकि सुरक्षित उनके हिंदुस्तान स्वदेश वापसी हो सके। तमाम मेहमानों के साथ चर्चा लगातार जारी है। एक बार फिर से अभय दुबे जी लगातार आप उठा रहे थे, उसके बाद मैं जफर इस्लाम साहब आपके पास आऊंगी। देखिए, C-17 को भेज दिया गया है ताकि जो फंसे हुए लोग हैं उनको सुरक्षित वापस लेकर आया जा सके। कम से कम सरकार के इस फैसले का तो स्वागत करेंगे आप?
नहीं चित्रा जी, देखिए हम यही अपेक्षा सरकार से कर रहे थे और समय रहते ये कदम उठाया जाता तो आज की परिस्थिति में हम नहीं फंसते। मैं सरीन जी से आग्रह करना चाहता हूं, ये बात हमको ध्यान रखना चाहिए, वो चाहे वो 6 अगस्त को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जिसमें भारत ने अध्यक्षता की, उसमें अफगान की सरकार ने प्रामाणिक रूप से प्रमाण देकर ये बात बताई थी कि पूरा पाकिस्तान ने पोषित किया इस तालिबान को। उनके ISI ने लड़ाके वहां प्रबंध किए, पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में हॉस्पिटल्स चल रहे थे जो तालिबानी लड़ाकों का इलाज कर रहे थे, वहां सारे वेपन्स उन लोगों ने मुहैया कराए हैं। तो ये आगे जाकर भारत के लिए कितनी बड़ी तकलीफ बनने वाली, इस बात से हमको समझ में आता है। दूसरी बड़ी बात, हमारी भारत की सरकार ने अपरिपक्व निर्णय लिए, डिप्लोमेटिकली भी मैं ये बताना चाहता हूं, क्योंकि जो विश्व का नया पोलराइजेशन था उसमें हमने अपने राजनीतिक हितों को देखा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जैसे ट्रंप के खुद के इलेक्शन में इन्वॉल्व हुए, तो अब हुआ ये कि जो ट्राइको है, 3 देशों का एक समूह है जो कि मेन स्टेक होल्डर्स इस समस्या के लिए थे, उनकी मीटिंग हुई 18 मार्च को, 30 अप्रैल को और 11 अगस्त को। उसमें सिर्फ भारत को बाहर रखा गया ट्राइको प्लस में, जिसमें रशिया है, जिसमें चीन है, जिसमें पाकिस्तान को उन्होंने इन्वॉल्व किया है, जिसमें अमेरिका है, अफगान की सरकार, तालिबान के नुमाइंदे, ये सब थे, लेकिन भारत इसमें से बाहर था। तो ये भारत की सरकार को मूल्यांकन करना चाहिए कि कम से कम आज आगे आने वाले समय के लिए, सुशांत जी आपकी बातों से सकता जैसा सरीन साहब कह रहे थे कि हम तालिबान पर भरोसा कर सकते हैं उनकी सरकार बनने पर, क्योंकि जिनको पाकिस्तान ने पैदा किया है वो अपने इरादों के लिए, अपने उद्देश्यों के लिए काम करेगा भारत। ठीक है सुशांत जी, आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रख रहे थे, वो नाम सिर हिला रहे थे, उसके बाद जफर साहब मैं फौरन आपके पास आऊंगी। सुशांत सरीन जी, उनकी बातों में कहाँ गलती नजर आई आपको, कहाँ गलत बात कही उन्होंने? दुबे जी के एक फैक्चुअल मिस्टेक है। ट्रोइका प्लस की जो वो बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ 4 देश हैं और उसमें अमेरिका ने हमारे को बाहर नहीं रखा, उसमें रूस ने हमारे को बाहर रखा है। ये जो ट्रोइका वाला है, अमेरिका ने, मैंने ये नहीं कहा साहब, मैंने अमेरिका ने बाहर रखा ये नहीं कहा। नहीं, उसमें हमारे को बाहर क्यों रखा गया? हमारे को बाहर इसलिए रखा गया क्योंकि जो रूसी हैं, जो जिनको हम बड़ा अपना दोस्त मानते हैं, उनके जो स्पेशल एनवॉय हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप तो तालिबान से बात नहीं करते, तो फिर आपका कोई असर और रसूख नहीं है, तो फिर आपको क्या यहां पर आने की जरूरत। अब मुद्दा भारत के लिए यह है, या था और रहेगा, कि तालिबान जैसी जो एक गिरोह है, क्या हमको उनके साथ बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या हमारे तो क्या आप कह सकते हैं कि भारत ने बात नहीं की उनसे? हमारे यहाँ पर हम लोग इतना शोर मचाते हैं बीजेपी और आरएसएस को लेकर के, और फिर हम कहते हैं कि तालिबान, बताइए कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन तालिबान के साथ बात करिए। भाई अगर आप तालिबान के साथ बात कर सकते तो आईसिस के साथ नहीं कर सकते? तालिबान और आईसिस में क्या अंतर था आपको लगता है? तो मेरे ख्याल भारत सरकार ने जो अफगानिस्तान की लेजिटिमेट हुकूमत थी उसके साथ अपने रिश्ते बढ़ाए, अफगानिस्तान की जनता के साथ अपने रिश्ते बढ़ाए, और मेरे ख्याल ये बिल्कुल सही नीति थी। आगे चलकर देखते हैं, अगर तालिबान जो है अपना व्यवहार जो है वो बेहतर करते हैं, आतंकवाद नहीं फैलाते और जो तमाम उन्होंने आश्वासन दिए हुए हैं उस पर उतरते हैं, तो बिल्कुल जरूर उनके साथ दरवाजे खुल सकते हैं। और अगर वो सब कुछ वही करते हैं जो अभी तक हमारे को आशंका है कि वो करेंगे, चाहे भारत में करें या दुनिया के और किसी कोने में करें, तो फिर हम सिर्फ अकेले नहीं उनसे जूझेंगे, फिर बाकी सारी दुनिया भी जूझेगी। और हमको वैसे भी देखिए, हमको एक चीज याद रखनी चाहिए चित्रा, भारत के ऊपर आतंकवाद तालिबान नहीं ठोपेगा, भारत के ऊपर आतंकवाद जो है पाकिस्तान ठोपेगा। भारत के ऊपर जो आतंकवाद है उड़ के नहीं आएगा, वो पाकिस्तान के जरिए आएगा। हमारा दुश्मन पाकिस्तान था, पाकिस्तान है, पाकिस्तान रहेगा, और हमारी सारी की सारी नीतियां जो होनी चाहिए पाकिस्तान को खदेड़ने की होनी चाहिए। अब तालिबान के साथ मिलकर क्या पाकिस्तान और ज्यादा भयावह स्थिति हमारे लिए पैदा कर सकता है? ठीक है जी, अब तुम्हें जी जल्दी से उसके बाद सिर्फ 10 सेकंड देखिए सरीन साहब, फिर आप बताइए कि जो मजीद अल कतनी का स्टेटमेंट था, कतर के ऑफिशियल का था, जिस पर भारत की सरकार ने रिएक्ट करने से मना कर दिया। अच्छा, अब रिएक्ट करने से मना कर दिया, तो क्या वो मुलाकात नहीं हुई? कॉल्ड द डंबिंग डाउन ऑफ डिप्लोमेसी। डंबिंग डाउन किस तरीके से होती है? एक होता है आप औपचारिक तौर पर, आप एक राजनीतिक तौर पर किसी लोगों के साथ आप एंगेज कर रहे हैं। भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पे कहा कि राजनीतिक तौर पर, यानी कि विदेश मंत्री या किसी भी उच्च अधिकारी के तौर पर कोई ये बात नहीं हुई।
दूसरी चीज ये होती है कि आप एक लो लेवल पे एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आप इस्टेब्लिश करते हैं और वो तमाम लोगों के साथ करते हैं आप। तो आप दोनों की तुलना अगर आप कर रहे हैं तो आप पूरी फिर आप उसको गलत समझ रहे हैं। बिल्कुल। जिस तरीके का संपर्क साधा गया, जफर तो जो साहब। कतरिये ने बोला था हाँ। वो पूरी बात नहीं की थी, देखिए, आधी बात की, मुझे और आप मौका उसी अर्थ सत्य को लेकर के अपना फलसफा बना रहे हैं। ठीक दुबे है जी। जफर इस्लाम साहब, मेरा सवाल यह है आपसे, देखिए अमेरिका तो जमीनी हालात को भांपने में नाकाम रहा, इसी वजह से आज इस तरह की भयावह तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन क्या हिंदुस्तान को वहां की जमीनी हकीकत का अंदाजा है, और अगर है तो भारत के पास ऑप्शन क्या क्या है, किस तरह से सरकार आगे बढ़ने वाली है? जफर साहब देखिए, पहली बात जो आज के लिए जो प्राथमिकता है और रहेगी कि अपने 383 लोग जो हैं वहां पर भारत मुल्क के, उनको वहां से इवैक्यूएट कराया जाए। आपने खुद अभी बताया जो बड़ी कामयाबी है कि हमारी जो एयरफोर्स के विमान वहां लैंड कर चुके हैं। हम सारे स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस में हैं कि उनको कैसे इवैक्यूएट करें, सारी चीजें तैयार हैं। जल्दी ये अच्छी खबर आएगी कि वहां से सारे भारतीय मूल के लोग को निकाला जा चुका है, सिख हो, हिंदू हो, जो माइनॉरिटीज में उन सबको निकाला जा चुका है। दूसरी बात जो बैक चेन, ये सब जो बातें भी है, ये कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान की जो कूटनीति रही है, बैक चैनल डिप्लोमेसी हर वक्त काम करती है, ऐसे हालात में भी काम करती है। उस बैक चैनल डिप्लोमेसी का नतीजा है कि आज हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम कंफर्टेबली कह रहे हैं कि हम निकाल पाएंगे सब सारे भारतीय मुल्क को। दूसरी तरफ अगर आप देखिए कि उनके जो स्पोक्स पर्सन है तालिबान के, उन्होंने भी वहां के लोकल मीडिया को कहा है कि भारतीय मुल्क के किसी लोगों को किसी तरह के हताहत नहीं होगी और साथ साथ जो एम्बेसी को टारगेट नहीं किया जाएगा। तो ये एक कंफर्टिंग न्यूज है हम सभी देशवासियों के लिए। और मुझे लगता है कि आज जब सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, जो हमारे सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों को वहां से लेके जाया जाए। बाद में जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स क्या होंगे, कैसा पैन आउट होगा, हमारी क्या प्राथमिकता होगी, किस तरह से हम अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते, किस मुल्कों से कैसे रिश्ते बनाएंगे, वहां की सरकार को हम एक्नॉलेज करेंगे नहीं करेंगे, ये सब बातें जो है वो आज इस वक्त जो है अधूरी सी लगती है, इसलिए कि अभी पिक्चर जो है क्लियर नहीं है। और मुझे लगता है कि हमारी जो प्राथमिकता इस वक्त होनी चाहिए, और तू मैं जो है, और इस वक्त राजनीति करने का जो तरीका है कांग्रेस स्पोक्स पर्सन का, देश की जनता देख रही है और वो पूरे तौर से समझती है कि हर वक्त हर ऐसे हालात में जब देश की जनता को उम्मीद रहती है कांग्रेस पार्टी से कि वो अच्छे तरह से बिहेव करेंगे, वो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर उनका रहता है और देश के सामने पूरे तौर से कांग्रेस पार्टी एक्सपोज होती है कि वो जनता की नहीं, उनको सत्ता की फिक्र है, जनता की फिक्र नहीं। तो ये तो ठीक है, सत्ता की लालच में, सत्ता के मोह में भी आप देखिए किस तरह से बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई थी महिलाओं की, या बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए थे, उसको अब किस तरह पेंट किया जा रहा है। आप जरा सोचिए, एक मुल्क में गुलामी मानसिकता का दौर किस तरह से लौट आया है, और यकीनन ये तस्वीरें तालिबान की वजह से जो पैदा की गई हैं। अफगानिस्तान के भीतर ब्यूटी पार्लर की दीवार पर पेंटिंग की जा रही है ताकि वहां पर चेहरा दिखाई ना दे महिलाओं का। महिलाओं के साथ बर्बरता की तस्वीरें खौफजदा करती हैं, और यकीनन हिंदुस्तान में अभी जो अफगानी महिलाएं रह रही हैं, जिन लोगों से भी बातचीत कीजिए, वो डरी सहमी हुई दिखाई देती हैं और अपने लोगों की चिंता करते हुए। एक मुल्क जब इस तरह से तड़प रहा हो तो क्या उस मुल्क को यूं ही छोड़ा जा सकता है? शंकर प्रसाद जी, सीधे आपके पास आते हुए, देखिए कई मोर्चों पर यहां पर भारत के सामने बड़ी चुनौती, एक तो अपने आप को देखना होगा क्योंकि पड़ोस में हमारा पाकिस्तान है और वो तालिबान की मदद से एक बार फिर से कोशिश करेगा कि आतंक हिंदुस्तान में फले फूले और उसके मंसूबे कामयाब हों। दूसरी तरफ हमारे जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश और नए सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश। तीसरी तरफ चूंकि एक मुल्क इस तरह से दम तोड़ा है, उनके लोगों की बेबसी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और क्या दुनिया भर के तमाम ताकतवर देश सिर्फ देखते रहेंगे, उनको यूं ही चले जाने देंगे? लोग बिलख रहे हैं, हिंदुस्तान की धरती पर बहुत सारे आकर लोग जिस तरह से रो रहे हैं, वो तस्वीरें अपने आप में विचलित करती हैं, परेशान करती हैं। शंकर प्रसाद जी, अमेरिका ने क्या बहुत बड़ी गलती कर दी जिसका खामियाजा अब वहां के लोग भुगत रहे हैं, और इसके साथ ही साथ पूरे विश्व को भी एक अलग तरह की स्थिति का आगे आने वाले वक्त में क्या सामना करना पड़ेगा और वो बड़ा संकट लेकर आएगा अपने साथ? अमेरिका ने केवल गलती नहीं की, उनके थिंक टैंक्स की थिंकिंग गलत निकली है, उनकी जो असेसमेंट थी वो सब गलत निकली है। वो ये समझ रहे थे कि तालिबान अब वो तालिबान नहीं है जो अफगान आर्मी को इतनी आसानी से हरा के और उनको छुट्टी करा देगा। अफगानिस्तान में ये आपको मालूम होगा कि अफगान आर्मी ने बिल्कुल कोई एक जगह लड़ाई नहीं की। ये चीज अमेरिकन नहीं समझ रहा था। अमेरिकन सोच रहा था कि ये आने में समय लगेगा और तब तक हम इनको अपने सब चीज़ों को यहाँ से निकाल लेंगे। तो कंप्लीट
बैड अप्रिसिएशन ऑन पार्ट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के जो उन्होंने सोच किया था वो सब गलत निकली। उन्होंने तालिबान को अभी तक नहीं समझ पाए थे, वो अफगान आर्मी की कैपेबिलिटी को नहीं समझ पाए थे। दूसरी बात आपने कही महिलाओं की। देखिए, सबसे बड़ा डेंजर जो पहले भी हम लोगों ने देखा इनके शासन में, और जिस तरह से इनके बयान आ रहे थे हफ्ता 10 दिन पहले, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए ये बहुत खतरनाक सिचुएशन पैदा हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता हूं कि शायद इस समय जिससे कि वो तालिबान को वर्ल्ड में कुछ रिकग्निशन मिल जाए, शायद इतनी जिहादगारी न करें, इतने जिहाद न बने जिस तरह की वो पास्ट में रहे, पहले रहे हैं। उन्होंने आज हमारे एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट को वहाँ इजाज़त दे दी लैंड करने की। उससे हमारे ये साबित हो रहा है कि वो चाहते हैं कि अगर इंडियन के कोई सिटीजन यहाँ से जाना चाहते हैं, इवैक्यूएट होना चाहते हैं, उनको होने दीजिए। हो सकता है आज नहीं तो कल एक और हमारा कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट जाके, जिस तरह ग्लोब मास्टर है या C-17 है, वो कल जाएगा और भारतीयों को ले आएगा। तीसरी बड़ी बात जो सबने अभी तक नहीं बताई है कि हमारे वहाँ $3 बिलियन के प्रोजेक्ट्स हैं, आइडल प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि अफगान लोगों की सिर्फ के लिए काम कर रहे हैं। दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल ऑफ अफगानिस्तान। तो क्या तालिबान इतना बेवकूफ है कि उन सब चीजों को, जिससे उनको बिजली मिल रही है, सड़कें मिल रही हैं, उसको बर्बाद करेगा क्या? मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कार्रवाई होगी, बल्कि वो रिक्वेस्ट करेंगे किसी ना किसी लेवल पे कि जो हमारे इंजीनियर इन चीजों को वो काम चलता रहे। बिल्कुल सब। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था कि क्या अफगानिस्तान में तालिबान राज से भारत की सुरक्षा चिंता बढ़ेगी। आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 82% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 18% लोगों ने नहीं कहा है। इन 82 लोगों के जवाब के जरिए ही आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी चुनौतीपूर्ण आगे आने वाले वक्त में हमारे लिए होने वाली है। इसी के साथ दंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।